एक अय्याश नौजवान की कहानी, किस्त नंबर 14। मेरे दिल की हालत अलग खराब हो रही थी। मैंने असद के सर को उठाकर सर के पीछे अपना हाथ रखकर इसे उठाया तो खुद अचानक उठकर खड़ा हो गया। मैंने जल्दी से पूछा, असद तुम ठीक हो? मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो कहने लगा, मुझे घर ले चिल्लो। मैंने कहा चुल्लू तो वो यूं ही उठकर तेज तेज चलने लगा जैसे वो यहाँ आते हुए चल रहा था। ये सारी शराब के नशा की दिलेरी थी, वरना अगर हम निवित होते तो शायद असद के साथ साथ मैं भी बाविश होकर गिर जाता। मुझे असद की हरकतें कुछ गैर मामूली सी लगने लगी। वो बहुत तेजी से चल रहा था। मुझे इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत भागना पड़ता और जो भी रास्ते में रुकावट आती वो जोर से इस पे अपना हाथ मारता। मैंने 2-3 दफा इससे मुखातिब करके पूछा, असद तुम ठीक तो हो? मगर वो खामोश रहा। इसने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया। मैं समझा शायद वो शर्मिंदा है इसलिए खामोश है, ऐसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। बहरहाल वो कुछ अजीब सा लगने लगा था। गाड़ी तक पहुंचने की देर थी। वो खिड़की खोल के पिछली सीट पर जा बैठा। जो कुछ हो चुका था इसके पेश नजर में भी खामोश हो गया। जो नशा था उतर गया। मैं जानता था इस जगह जिन्नात का बसेरा है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से वो मंजर देख चुका। इनकार का अवहम का सवाल ही पैदा नहीं होता और असद ने मेरी बात का मजाक समझ और मुझे महसूस भी न होने दिया कि मेरी जिन्नात वाली बात को इसने कोई अहमियत नहीं दी। अच्छे भले घर की छत पर बैठे अपना शगल कर रहे थे, मगर उसकी सुई अटक गई कि जाना है तो बस जाना ही है। जब कह दिया तो अगर मगर का कोई सवाल नहीं। आज अल्लुए न जाने से रोके तो बंदा कोई नहीं रोक सकता। ये जब अपने घर से निकला था तो पी कर निकला। जब मेरे पास पहुंचा फिर इसने पी और जाने की जिद की। मैंने सोचा खामखा में शोर करके तमाशा खड़ा करेगा और फिर जब शराब दिमाग तक चली जाए तो दिमाग की सुई ऐसे ही अटक जाती है। इंसान खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने लगता है। वो समझता है मैं जो हूँ तो मैं ही हूँ। शराब का नशा इंसान को नाडर बना देता है, बिल्कुल खौफ नहीं रहता किसी शय का। इसीलिए तो इंसान शराब पीकर हर वो काम कर जाता है जो एक न्यूट्रल इंसान नहीं कर सकता। जैसे किसी शराबी से कहा जाए कि फुला घर है, इसमें जिन्नात हैं, तुम आज रात वहाँ गुजारो। वो शराब के नशा में वहाँ चला जाएगा। ये खूसला इसे शराब देगी, ना डर और बेखूफी होकर वो जाएगा। अब यहाँ भी वैसी ही सूरत हाल ही थी, वरना असद को मैं अच्छी तरह से जानता था। जिस दिन ये मुझे इस मकरूर शक्ल के इंसान के घर ले गया था इसकी तो आंखें बंद थी। मैंने अपनी खिली आंखों से वो सारे मंजर देखे थे जो मेरी हालत हुई थी। वो मैं ही जानता था। अगर ये वो सब देख लेता जो बेखबर था, इसका दिल हल्क से उछलकर उसके पैरों में पड़ा मिलता। इससे पहले मैं आसमान पर कहीं दफा आग का एक शोला देखा करता जो चंद लम्हों बाद अपने आप ही भज जाया करता। उसके अलावा मैंने कभी कोई ऐसा चीज नहीं देखी थी। मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। असद निहायत ही खामोशी से पिछली सीट पर बैठा सड़क की जानिब गौर से देख रहा था। सारे रास्ते हमने कोई बात ना की। जब मैंने असद के घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो यूं ही बैठा रहा। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, असद घर आ गया? वो जहाँ देख रहा था वही देखता रहा। न जाने क्या मैंने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर कहा, असद क्या मेरे घर चलना है? वो फिर भी खामोश रहा। मैंने खामोश से गाड़ी एक अपने घर की जानिब बढ़ा दी जो कि करीब ही था। मेरे और असद के घर के दरमियान 4 घर थे जो कि सड़क की दूसरी जानिब था। जब मैंने गाड़ी अपने घर के पास रोकी तो असद ने निहायत ही बुलंद आवाज के साथ किसी अनजानी जुबान में बातें शुरू कर दी जो कि मेरी समझ से बालातर थी। कोई एक लफ्ज भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने हैरत से पीछे मोड़कर देखा तो मुझे यूं लगा जैसे वो साथ बैठे किसी शख्स से बातें कर रहा हो, जबकि हम 2 ही तो थे। मैंने कहा, असद तुम किससे बातें कर रहे हो? वो एकदम चुप हो गया और हाथ से सड़क की जानिब इशारा करने लगा। मैंने चूंकि कर इसी जानिब देखा तो कोई न था। मैंने जैसे ही पलटकर असद की जानिब वापस देखा तो वो हंसने लगा और अपनी जुबान को बाहर निकाल कर वापस अंदर मुंह में ले जाता। मेरे लिए सब नया था। मैंने डर और गुस्सा के मिले जले तासुरात का इजहार करते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें? क्या पागल होगी हो? इसने मेरी सुनते ही अपने
सर को पीछे की जानिब झटका दिया और हंसने लगा। मैंने गाड़ी से उतरकर पीछे वाली खिड़की खिली ताका इसे बाहर खींचे सिक्को, मगर असद ने मुझे अपने बाएं हाथ से धक्का दिया और मैं लड़खड़ा कर पीछे हिट गया। वो शायद पागल हो चुका था। ये बात तो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं थी। वो किसी पर हुस्र ताकत के जेरे असर है। यही वजह थी कि वो गाड़ी से निकलकर अपने घर की जानिब चल दिया। मैंने भी इसे रोकने की कोशिश न की। शायद गिरने और इस थप्पड़ की ताब न लाते हुए इसका दिमाग चल गया था। मैं भी असद के पीछे पीछे चलने लगा। जब वो घर के अंदर दाखिल हो चुका तो मैंने चौकीदार से कहा, फजल से कहना इसका ख्याल करे, ज्यादा पी रखी है इसने। मुझे लगा कुछ थिएटर का और कुछ नशे का असर है शायद, जबकि बेखबर था। मैं घर पेचा तो सीधा दादी के कमरे में गया जो कि सो रही थी। मैं भी कमरे में पड़े सोफे पर लेट गया। सच्ची बात तो ये थी कि मुझे डर लग रहा था। कम अज कम आज की रात तो मैं अकेला सोने वाला नहीं था। अगले दिन तकरीबन दिन 10 बजे में सो के उठा तो दादी जा चुकी थी। वो दिन चचा के घर गुजरती और शाम से पहले घर आ जाती। मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया। नाश्ता करते ही मैं असद के घर इसका पत्ता करने पहुंचा गया। बाहर चौकीदार ने बताया वो रात भर हंगामा करता रहा। फजल इसे किसी के पास ले गया है। मुझे बहुत हैरत हुई, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। चौकीदार की बात सुनकर अचानक मेरा दिमाग इस मकरूज शक्ल वाले इंसान की जानिब चला गया। मेरा अंदाजा था असद को इस शख्स तक पहुंचाने वाला कम अज कम हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस सोसाइटी में इस किस्म की बातों को सवाए मजाक के कुछ नहीं समझा जाता। अब मेरे शक के दायरे में फजल ही था जो कि असद के घर काफी अरसा से काम कर रहा था और किसी हद तक हमारी हरकतों से भी वाकिफ था। यही बात तो मेरी समझ से बाहर थी। असद इस आदमी तक पेचा तो पहुंचा कैसे? इस तरफ तो हम कभी गए ही नहीं थे जो हम में से किसी की इस आदमी तक रसाई होती। बहरहाल रात गई बात गई, विला खसब हुआ। मैं घर वापस आ गया और आयशा के मुतालिक सोचने लगा, क्योंकि रात असद ने भी मुझसे पूछा था कि आयशा का क्या करना है। अब वो अकेली थी और सच तो ये है कि मैं इससे काफी मुतासिर हुआ था। वो भी बिल्कुल मेरे जैसी थी, अकेली, अपनों की सताई हुई। मैं अपनी सोचों में आयशा के मुतालिक मुख्तलिफ प्लान बनाने लगा। पहले सोचा इसे अपने घर ले आओ, दादी से बहाना कर दूंगा कि आपकी देखभाल के लिए कहीं से ढूंढ लाया हूँ। फिर ख्याल आया नहीं, ये मुनासिब नहीं। फिर सोचा किसी दूसरे शहर भिजवा देता हूँ, मगर यास्मीन बाई का ख्याल आ जाता। अगर किसी भी तरह आयशा इसके हाथ लगी फिर इसका मलना और ढूंढना मुश्किल जाहिर सी बात थी। वो मेरा नाम लेती और वो लोग मेरी तरफ से मुखतात हो जाते। अजीब सी उलझन दरपेश थी, किया तो क्या किया जाए। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने अपने जाने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मिला और इसे एक फ्लैट खरीदने का कहा जो शहर के बीचों बीच हो। प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ वक्त मांगा और शाम को फिर फोन करने का कहा। मौसम काफी खुशगवार था। मैंने सोचा चुल्लू आयशा की खैरियत मालूम करता हूँ। यही सोचकर मैं घर से निकला था कि घर की सड़क का मोड़ काटते ही अचानक एक छोटी सी बच्ची मेरी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी तेज रफ्तार थी। बच्ची किसी घर से निकलकर भागती हुई अचानक सामने आई और मैंने बाकायदा तौर पर यह महसूस किया कि गाड़ी का अगला टायर बच्ची के ऊपर से गुजर चुका है। मैं आज तक हैरान हूँ वो बच्ची बच कैसे गई। गाड़ी एक तरफ को झुकी। मैंने महसूस किया कि गाड़ी का टायर बच्ची के ऊपर से गुजर चुका है। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैंने जल्दी से बाहर निकल कर देखा तो बच्ची नीचे लेटी हुई थी। मैंने इसे खड़ा किया और ये देखा कि बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। मैं हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं बच्ची से कुछ पूछता किसी ने बच्ची को बच्ची के नाम से पुकारा। मैंने पलट कर देखा तो कोई लड़की जो कि हिजाब किए हुए थी दौड़ती हुई आई और बच्ची को उठाकर प्यार करने लगी। मुझे हैरत इस बात की थी कि बच्ची बच कैसे गए। मैंने खुद अंदर बैठे महसूस किया था कि बच्ची टायर के नीचे आ चुकी है और टायर बच्ची के ऊपर से गुजर चुका है। गाड़ी का एक संग छत जाना, झटका लगना ये मुमकिन ही नहीं था। बच्ची बच जाती, इसे तो कोई चोट भी नहीं लगी थी। वो हिजाब वाली खूबसूरत लड़की शायद बच्ची की माँ थी, जैसे ही उसकी
तसल्ली हुई वो मुझे पर बरस पड़ी कि गलती मेरी है। मुझे कुछ कहने का मौका ही ना मिला। वो लड़की मुसलसल बोले जा रही थी और मैं इसी हैरत में मुब्तला था कि ये माजरा क्या हुआ है। मौजिज़ा था जो हुआ था। लड़की न जाने क्या कह रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इर्द गिर्द के घरों से लोग बाहर निकलकर हमें देखने लगे। मैं मुजरत करते हुए वहां से निकल गया। इस नावल अय्याश परस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।